नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर लालू यादव का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला। कहा 2010 में भाजपा और 2015 में हमारे साथ किया, पलटू राम ने धोखा, नीतीश की कोई नीति नहीं है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नीतीश के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के दौरान उड़ गया पंडाल और नीतीश की रैली में मचा जबरदस्त बवाल। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन की सरकार बननी तय है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, आपसे भी सवाल, कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री? ऑप्शन ए तेजस्वी यादव, बी चिराग पासवान, सी नीतीश कुमार और डी कोई और। अपना उत्तर कमेंट में ज़रूर करें और कमेंट करके अपनी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करें। और हमें ऐसे ही ओपिनियन पोल आपके लिए लेके आते रहते हैं, इसलिए बिहार चुनाव में क्या चल रहा है ये जानने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाइए और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करके अपने नेता और अपनी पार्टी का समर्थन करें। तो दोस्तों, रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। लालू यादव का बड़ा हमला। कहा 2010 में बीजेपी और 2015 में हमारे साथ किया धोखा, नीतीश की कोई नीति नहीं। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी आरजेडी लगातार नीतीश कुमार सरकार पर हमलावर है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, कुर्सी के लालच में नीतीश कुमार ने बिहार को गर्त में पहुंचा दिया है। 2010 के चुनाव में बहुमत प्राप्त करने के बाद सहयोगी दल के साथ विश्वासघात किया और 2015 में हमारे दम पर जीतने के बाद पीठ में छुरा घोंपा। नीतीश की कोई नीति नहीं, नियम और नियत नहीं। अब तो ये नेता भी नहीं रहा। बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। आयोग की ओर से कहा गया है कि एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लागू रहने की अवधि के दौरान मीडिया में ज्योतिषी, टैरो कार्ड पढ़ने वालों और विश्लेषकों की नतीजों के बारे में भविष्यवाणी करना चुनाव कानूनों का उल्लंघन है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से कहा गया है कि प्रतिबंधित अवधि के दौरान इस तरह के कार्यक्रमों के प्रसारण और प्रकाशन से बचें, ताकि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित कराए जा सके। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के दौरान उड़ गया पंडाल, मची भगदड़। जी हां दोस्तों, मुंगेर जिले में जेडीयू प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे सीएम नीतीश कुमार के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के दौरान अचानक अफरा तफरी मच गई। दरअसल हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के दौरान तेज हवा ने सभा स्थल पर लगाए गए पंडाल को उड़ा दिया। सभा स्थल पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने बमुश्किल स्थिति पर काबू पाया। बिहार चुनाव 2020 को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुनावी सभाएं शुरू हो चुकी हैं। बुधवार को सीएम नीतीश कुमार मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा सीट से जेडीयू प्रत्याशी मेवालाल चौधरी के पक्ष में चुनावी जनसभा करने पहुंचे थे। सीएम का हेलीकॉप्टर तय समय पर सभा स्थल आरएसके उच्च विद्यालय के मैदान में पहुंच गया। जहां सभा स्थल के नजदीक बने लैंडिंग स्पॉट पर जब हेलीकॉप्टर उतर रहा था, तो उसके पंखों की तेज हवा से सभा स्थल पर लगाया गया पंडाल उड़ गया, मच गई भगदड़। पंडाल के हवा में उड़ते ही सभा स्थल पर भगदड़ मच गई। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने किसी तरह हालात पर काबू पा लिया, लेकिन अफरा तफरी की स्थिति काफी देर तक रही। नीतीश कुमार की सभा में आए दीपक कुमार ने बताया कि बाल बाल बच गए। वहीं बताया जा रहा है कि पंडाल को ठीक से बांधा नहीं गया था, इसलिए तेज हवा की वजह से पंडाल उड़ गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी के दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष बनने की तैयारी शुरू, पार्टी में ये बदलाव दे रहे हैं संकेत। जी हां दोस्तों, लगता है कि राहुल गांधी ने दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में अपनी ताजपोशी कराने की तैयारियां शुरू करा दी हैं। अलबत्ता पार्टी में उनका दबदबा अभी भी हर जगह महसूस किया जा सकता है, चाहे 23 वरिष्ठ नेताओं की ओर से सोनिया गांधी को लिखी गई चिट्ठी का मामला हो या फिर मानसून सत्र से पहले संसद में कांग्रेस की गतिविधियों को देखने के लिए नेताओं के बीच बांटी गई जिम्मेदारियां। राहुल की छाप कांग्रेसी बगीचे के हर पत्तों पर महसूस की गई है। हाँ, ये जरूर है कि पार्टी अध्यक्ष का कार्यभार औपचारिक तौर पर अभी उनकी मां सोनिया गांधी के पास है, इसलिए फैसले उन्हीं के नाम पर लिए जाते हैं। लेकिन अब लगता है कि गांधी परिवार की यह दुविधा भी जल्द खत्म होने वाली है। कुछ महीनों के अंदर राहुल गांधी दोबारा से कांग्रेस अध्यक्ष बन सकते हैं। इसके लिए पार्टी सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। इन संकेतों पर मुहर इस बात से लगती है कि पार्टी में राहुल गांधी के कुछ वफादार नेताओं के पुनर्वास का काम अभी तेज कर दिया गया है। राहुल गांधी के ये ऐसे समर्थक हैं जो पिछले लोकसभा चुनावों के आसपास या तो खुद ही पार्टी या पदों से किनारे हो चुके हैं या फिर उन्हें कर दिया गया है। इनमें से एक बड़ा नाम जनता दल की राजनीति छोड़कर कांग्रेस में आए मोहन प्रकाश का है। पार्टी महासचिव पद की जिम्मेदारी निभा चुके मोहन प्रसाद करीब 1.5 साल से संगठन से गायब थे। कुछ हफ्ते पहले उन्हें पार्टी प्रवक्ता नियुक्त किया गया था और अब बिहार चुनाव में उन्हें चुनाव प्रबंधन और समन्वय समिति का संयोजक बना दिया गया है। ये राहुल के इतने चहेते माने जाते हैं कि बाहरी का ठप्पा होने के बावजूद इन्हें उनके कार्यकाल में महासचिव के तौर पर महाराष्ट्र,
मध्य प्रदेश, गुजरात और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों का प्रभार दिया जा चुका है, लेकिन आखिर यही बाहरी वाली छवि के चलते उन्हें CWC से बाहर होना पड़ा था और महासचिव पद से भी हटाया गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा सरकार किसानों के साथ सिर्फ छलावा करती आई है, अखिलेश। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार अन्नदाता किसान के साथ कई तरह के छल कपट करने की रणनीति बनाने में व्यस्त है। किसानों के खेत छीनने की मंशा के साथ प्रधानमंत्री जी ने अब उसे उद्यमी बनाने की ओर प्रयास करने की साजिश की और भी इशारा कर दिया है। इसका सीधा अर्थ है कि भाजपा सरकार अब किसानों को भी आयकर के दायरे में भी लाना चाहती है। किसान को अभी तक मिलने वाले लाभों को शीघ्र ही समाप्त कर दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी की स्पष्ट राय है कि किसान को अन्नदाता की श्रेणी में रहने दिया जाए, लेकिन कृषि को उद्योगों जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए। कृषि से संबंधित तीनों कानून किसानों के हितों के विरुद्ध है। इसके खिलाफ किसानों में व्यापक आक्रोश है। उसकी योजना अन्नदाता को खेतीहर मजदूर बना देने की है। किसान की खेती कॉरपोरेट को सौंप दी जाएगी। उसकी फसल का सौदा भी अब बड़े एजेंटों, व्यापारियों की मर्जी पर होगा। वास्तव में भाजपा सरकार किसानों के साथ सिर्फ छलावा करती आई है। किसानों की कर्ज माफी या उनकी आय दोगुनी करने की बात हो अथवा उनकी फसल की लागत का ड्योढ़ा मूल्य देने की भाजपा सरकार इनमें से एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई है। इसके बजाय सरकार तरह तरह के प्रपंच रचने में लगी है। अन्नदाता किसान न केवल सबका पेट भरता है, अपितु देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने बेटे भी देता है। GDP में वृद्धि और रोजगार की उपलब्धता भी कम ज्यादा किसान से जुड़ी है। लॉकडाउन के दौर में अर्थव्यवस्था में जो भारी गिरावट आई है, उसके उद्धार में भी कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका आंकी गई है। भाजपा सरकार किसान को राहत देने, उसका कर्ज माफ करने, उसकी सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित कराने, गन्ना किसानों का बकाया समय से दिलाने आदि के मामलों में तो पूरी तरह निष्क्रिय नजर आ रही है। जहां किसानों की जमीनों का अधिग्रहण हुआ, वहां उन्हें समय से 6 गुना लाभप्रद मुआवजा भी नहीं मिला। भाजपा सरकार जनता को सिर्फ परेशान करना जानती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव, अगर एक भी सीट घटी तो भाजपा की चिंता बढ़ी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में फाइनल परीक्षा तो 2022 में होगी, लेकिन तैयारी परीक्षा इस वर्ष नवंबर में होने जा रही है। इस परीक्षा में सत्तारूढ़ और सभी विपक्षी दल बैठेंगे। इसी तरह की एक तैयारी परीक्षा पिछले साल अक्टूबर में हुई थी, जब विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी से जैतपुर सीट समाजवादी पार्टी ने छीन ली थी। इस बार जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, उनमें से 6 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। उन 6 सीटों में एक भी सीट अगर बीजेपी के हाथ से निकलती है तो फिर सत्तारूढ़ बीजेपी पर दबाव बढ़ जाएगा। खास बात कि कोरोना काल में यह पहला उपचुनाव है। सबसे ज्यादा आबादी वाला प्रदेश होने के बावजूद यूपी में कोरोना से कम जाने गई हैं और रिकवरी रेट अन्य राज्यों से बेहतर है। प्रदेश की योगी सरकार का दावा है कि यह कोरोना महामारी से निपटने में प्रदेश सरकार ने बेहतर प्रबंधन और उपाय का नतीजा है। उपचुनावों के नतीजों से भी स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार के कदमों से प्रदेश की जनता कितनी संतुष्ट है। भले ही उपचुनाव स्थानीय मुद्दों और नेताओं के बूते लड़ा जाता हो, लेकिन इसके परिणाम जनता, स्थानीय नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के मूड का संकेत अवश्य दे देते हैं। विधानसभा उपचुनाव में बूथ मैनेजमेंट का बड़ा रोल होता है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय नेता अगर संतुष्ट नहीं है तो भले ही चुनाव लड़ने वाला नेता कितना ही कदावर क्यों ना हो, उसको जीतने में मुश्किलें आती हैं। सत्तारूढ़ दल के साथ एक भी सीट निकलने का मतलब है विपक्षी दल के हाथ चावल में कंकड़ी आ जाना। उस कंकड़ी के बहाने उन्हें सरकार को खराब बताने का मौका मिल जाएगा। इस समय हाथरस, बलरामपुर और चित्रकूट की घटनाओं को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। बीच बीच में ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि स्थानीय अधिकारी सत्तारूढ़ दल के विधायकों और पार्टी कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अगर ऐसा है तो उपचुनाव में इन सबका असर पड़ेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 30 किसान संगठनों की बैठक खत्म, रेलवे ट्रैक नहीं होंगे खाली, देशव्यापी आंदोलन का ऐलान। जी हां दोस्तों, दिल्ली में केंद्रीय सचिव से वार्ता विफल होने के बाद पंजाब में किसान रेलवे ट्रैक खोलने को राजी नहीं है। चंडीगढ़ में गुरुवार को हुई 30 किसान संगठनों की बैठक में चल रहे आंदोलन को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में संगठनों ने तय किया कि पंजाब सरकार के विधानसभा सत्र के आयोजन तक रेलवे ट्रैक नहीं खोले जाएंगे। साथ ही आंदोलन को देशव्यापी बनाने का निर्णय किया गया, जिसके पहले चरण में 100 से ज्यादा किसान संगठनों को शामिल किए जाने की बात किसान नेताओं ने कही। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि किसान संगठन अब केंद्र के साथ किसी भी वार्ता के लिए दिल्ली नहीं जाएंगे और अब आंदोलन को अगले स्तर पर ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 16 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर लुधियाना और मोगा में एक रैली करने जा रहे हैं, जिसका किसान यूनियनें विरोध करेंगी। पंजाब में कृषि कानूनों को लेकर वार्ता करने वाले भाजपा के केंद्रीय नेताओं का किसान घेराव करेंगे। आंदोलन को देशव्यापी बनाने के लिए इसी माह दिल्ली या चंडीगढ़ में एक राष्ट्रीय स्तर की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें 100 से अधिक किसान संगठन शामिल होंगे। पंजाब भाजपा अध्यक्ष अश्विनी शर्मा पर हमले को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी जो भी आरोप लगा रही है वह निराधार है। किसान शांतिपूर्ण विरोध कर रहे हैं।
कैबिनेट मंत्रियों से हुई चर्चा, किसान भवन में आयोजित किसान संगठनों से वार्ता करने पंजाब के कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा, सुख सरकारिया, सुखजिंदर रंधावा और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार कैप्टन संदीप संधू पहुंचे और 6 किसान नेताओं के साथ प्रदर्शन की समाप्ति को लेकर चर्चा की। उन्होंने बताया कि 19 को होने वाले विशेष विधानसभा सत्र में किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए नया अध्यादेश लाया जा रहा है, लेकिन मामले का कोई हल नहीं निकला। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राफेल डील को लेकर निर्मला सीतारमण पर बरसे प्रशांत भूषण, कहा झूठी। जी हां दोस्तों, राफेल लड़ाकू विमानों के दूसरे बेड़े को शामिल करने की तैयारियों के तहत भारतीय वायुसेना ने साजो सामान संबंधी मुद्दों को देखने और वहां सेंट डिजियर वायुसेना केंद्र पर चुनिंदा पायलटों के प्रशिक्षण की समीक्षा के लिए अधिकारियों के एक दल को फ्रांस भेजा है। 4 राफेल विमानों का दूसरा बेड़ा अगले 4 सप्ताह में भारत पहुंच सकता है। इस बीच वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के दावे को झूठा करार दिया है, जिसमें वह कह रही हैं कि फ्रांस की कंपनी और HAL के बीच डील नहीं हो पाई थी। भूषण ने इसके लिए अपने ट्वीट में वीडियो शेयर भी किया है। प्रशांत भूषण ने अपने ट्वीट में लिखा है, झूठे। सीतारमण कहती हैं कि HAL और डिसॉल्ट के बीच तकनीक ट्रांसफर के साथ 126 राफेल ट्रांसफर, साथ ही 108 मेक इन इंडिया राफेल डील यूपीए शासन में फेल हो गई थी। यह बिल्कुल झूठ है। डिसॉल्ट के CEO एरिक ट्रेपियर कहते हैं कि HAL और डिसॉल्ट के बीच करार मोदी सरकार की ओर से वापस लिया गया था। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।